नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार अपना बजट पेश करने वाली है और मोदी सरकार का ये 10वां बजट है और इस बजट से आम और खास सभी की बड़ी उम्मीदें टिकी हैं और इसीलिए उम्मीदों का ये बजट है। आज हर किसी को इस बजट का कोरोना काल में हुए नुकसान से उबरने को लेकर उम्मीद है, अर्थतंत्र को बूस्टर डोज लगे इसकी उम्मीद है और कोरोना से तरक्की की धीमी हुई रफ्तार को तेज करने को लेकर लोगों की उम्मीदें टिकी हैं और यही वजह है कि हर किसी की नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बही खाते पर जाकर टिकी हुई हैं, जो आज संसद में लगातार चौथी बार बजट पेश करेंगी। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों पर नजर सबसे पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली तस्वीर जब निर्मला सीतारमण अपने इस लाल बही खाते के साथ निकली, हालांकि ये डिजिटल बही खाता है क्योंकि पेपरलेस पिछली बार बजट पेश किया गया और उसके बाद टैब के साथ बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत हो गई और इस पहली तस्वीर में आप उसी लाल बही खाते को देख रहे हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वित्त मंत्री सुबह अपने घर से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंचने के लिए और दूसरी तस्वीर जब वो वित्त मंत्रालय से बजट की कॉपी लेकर पेश करने की सहमति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति भवन जाने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचकर वित्त मंत्री ने बजट पेश करने की सहमति के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात की और अब इंतजार है 11 बजे का। तकरीबन 1 घंटे के बाद संसद के पटल पर बजट प्रस्तुत करते हुए आपको नजर आएंगी चौथी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिसे लेकर हर तबके को अपनी उम्मीदें जो हैं वो नजर आती हैं। और देखिए ये वो तस्वीर राष्ट्रपति भवन की जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर पहुंची, मुलाकात की और अनुमति ली। ये वो परंपरा है जिसका निर्वहन किया जाता है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद अब इंतजार किया जा रहा है वक्त 11 बजे का, जब लगातार चौथी बार बजट पेश करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको संसद के पटल पर जब वो बजट को रखेंगी और इसे लेकर के सबकी निगाहें उम्मीदों के साथ टिकी हुई हैं। लोगों को आम बजट 2022 और 23 से बड़ी राहत की उम्मीद है। लोग चाहते हैं कि कोरोना के इस काल में आईटी स्लैब में बदलाव और आयकर दरों में लोगों को एक बड़ी छूट हासिल हो। इस छूट के साथ लोगों की जेब में पैसा हो, लोग अपने सपनों को पूरा कर पाएं। वो क्षेत्र जो इस बार कोरोना के इन चक्रों में फंसकर सबसे ज्यादा परेशान रहा, मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत की उम्मीद और इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आज संसद के पटल पर इस बजट को रखेंगी तो लोगों की क्या वो उम्मीद पूरी होती है, ये सवाल सबके जहन में। और चलिए अब आपको हम 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस बजट पर क्या कुछ इस वक्त की हलचल है। पहली तस्वीर देखिए, क्योंकि सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर ही टिकी हुई हैं क्योंकि वित्त मंत्री के हाथ में ही वो डिजिटल टैब है जिसके जरिए वो आज अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद लोगों की उम्मीदों वाली इस बजट को रखती हुई नजर आएंगी। और देखिए ये वो तस्वीर आपके सामने, हालांकि अब उन प्रतियों का चलन जो है वो खत्म किया गया, उससे रोका गया, लेकिन कुछ प्रतियां जरूर रखी जाती हैं और ये वही तस्वीर जिसे लेकर भी परंपरा का निर्वहन जिसकी बात हम लगातार करते रहे हैं, ये वही प्रतियां हैं जिन प्रतियों के स्वरूप को और रूप को आप देख रहे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज चौथी बार ये बजट जब रखा जाएगा तो बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए क्या कुछ होने वाला है, कैसे ये बजट आम लोगों को राहत देगी। हाथ में आपके इस वक्त निर्मला सीतारमण और ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं संसद भवन की वो तस्वीर जिसमें वित्त मंत्री के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। और क्या इस बजट को जब आज वो पढ़ेंगी अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद तो आम लोग भी खुशी जाहिर करेंगे, लोगों को राहत मिलेगी क्या? उम्मीद सभी यही लगा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा नुकसान लोगों ने उठाया है। अब लोग राहत चाहते हैं। अर्थव्यवस्था को क्या बूस्टर डोज इस बजट से मिलेगा? क्या इस बजट से गृहिणियों को लेकर के जो घर में बजट लोगों का बिगड़ा है, क्या वो बजट सुधरेगा? महंगाई पर क्या इस पर असर नजर आएगा? ये तमाम चीजें जो हैं लोगों की उम्मीदों के तौर पर इस वक्त टिकी हुई हैं।
चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि संभावनाएं क्या कुछ इस वक्त इस बजट से लोगों ने लगा रखी हैं और क्या कुछ हो सकता है। बजट को लेकर क्या संभावनाएं और क्या अनुमान इस वक्त हैं। नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं। टैक्स की फ्री इनकम का दायरा जो है वो 2.5 लाख था, उसे 3 लाख तक किया जाए, ये लोगों की उम्मीद है। किसान, छोटे मझौले व्यापारियों को स्पेशल पैकेज की उम्मीद है और कहते हैं कि उम्मीदें हैं तो सब कुछ है और इसीलिए उम्मीदों के साथ लोग इस बजट पर निगाह टिकाए हुए हैं। टूरिज्म सेक्टर को स्पेशल पैकेज की आस है क्योंकि ये वो सेक्टर है जो बहुत ज्यादा इस कोरोना काल में अफेक्टेड हुआ। इंडस्ट्री को लोन टैक्स में छूट चाहिए। इंडस्ट्री में काम करने वाले छोटे मझौले तमाम लोगों को इस नुकसान उठाना पड़ा। इंडस्ट्री को लोन टैक्स में छूट की उम्मीद है। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से अर्थव्यवस्था की गाड़ी तेज हो, उनकी इंडस्ट्री से चूंकि अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उसमें राहत मिले। युवाओं को रोजगार का सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा ऐसा विषय। और देखिए संसद की तस्वीरें लगातार बीच बीच में आपको ग्राफिक्स तो दिखाएंगे ही, लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास हैं। और ये चहलकदमी इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं ये संसद की तस्वीर है जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी क्योंकि इंतजार 11 बजे का किया जा रहा है। हर वो व्यवस्था, हर वो तैयारी, और कोरोना काल है देखिए, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का भी बखूबी पालन किया जा रहा है। हर शख्स के चेहरे पर आपको मास्क नजर आ रही होगी और ये बहुत जरूरी है। एक तरफ दूसरी सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना रही है और प्रोटोकॉल का पालन किया जाता रहे, लोग सुरक्षित रहें, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, आम लोगों को राहत मिले। इन सभी विषयों के बीच में 11 बजे का इंतजार है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे ही बजट जो है वो पेश करने वाली है। मोदी सरकार का यह 10वां बजट। और देखिए हर बार इस बार आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात कर लें तो आर्थिक सर्वेक्षण ने यह बताया कि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें फिजिकल स्पेस नजर आता है। ये फिजिकल स्पेस इसलिए ताकि अगर इसमें स्पेस है तो आम लोगों को क्या इससे राहत मिलेगी। थोड़ी ही देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। संसद भवन परिसर में जहां पर कैबिनेट की बैठक। और देखिए ये तस्वीर संसद भवन की, ये तस्वीर और बेहद खूबसूरत तस्वीर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही होंगी, वो पहुंच चुकी हैं संसद भवन। और ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने और लाल रंग की फ्लैप में जो आप देख रहे हैं ये वो डिजिटल, कह लीजिए कि यही वो डिजिटल कॉपी है, यही वो डिजिटल टैब है जिसके जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश को बताएंगी कि हम क्या देने जा रहे हैं आम लोगों को, क्या देने जा रहे हैं खास लोगों को, कैसे यहां पर व्यवस्था मजबूत करते हुए लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और इस सारे सवालों का जवाब बस कुछ वक्त के बाद लोगों को हासिल होगा। और चलिए आज चूंकि इस बजट को लेकर लगातार हमारी चर्चा भी चलती रहेगी, गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। आदित्य मल्होत्रा एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, झारखंड चैंबर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रामलाल खेतान अध्यक्ष हैं, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ संजय कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम आज पूछेंगे कि इस बजट को लेकर के, चूंकि अभी बजट पेश होने वाला है, उम्मीदें क्या लगा रखी हैं उन्होंने और क्या ये उम्मीदों पर बजट खरा उतरेगा। बजट पेश होने के बाद तो कई सवाल होंगे कि भाई उम्मीद थी, उम्मीद से ज्यादा मिला या कम रह गए, ये भी सवाल होगा। सबसे पहले आदित्य मल्होत्रा जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगी क्योंकि अगर मैं झारखंड चैंबर की बात करूं या फिर इंडस्ट्री की खास तौर पर बात करूं तो सभी के लिए उम्मीदों का बजट तो जरूर है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन 3 बिंदुओं में जानना चाहूंगी इस बजट से। देखिए पिछले 2 सालों में कोरोना के महामारी से जो उद्योग और ट्रेड को जो नुकसान हुआ है, जैसे आपको पता है कि एमएसएमई क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा रोजगार देने का स्रोत रहता है। तो पिछले 2 सालों से हम लोग ने जो कोरोना के चलते जो मार पड़ी है, अब हम लोग बहुत उत्सुकता से हम लोग केंद्र को देख रहे हैं कि वो किस तरह का राहत पैकेज दे जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप हो। और दूसरा हम लोग देखिए झारखंड जो है ना, ये आपका जो खनिज प्रधान क्षेत्र हुआ, इसमें हम लोग को बहुत आशा है कि जो हम लोग यहाँ से जो खनिज दूसरे राज्यों में जाता है
और वहाँ पर देखिए फिनिश गुड्स का निर्माण होता है। और हमारे प्रदेश में देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है फिनिश गुड्स का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, यहाँ वैसा जो माहौल नहीं है, वैसा इंसेंटिव नहीं है सरकार की तरफ से। तो मेरा ये मानना है कि झारखंड को एक स्पेशल स्टेटस देते हुए इस तरह का पैकेज लाया जाए ताकि यहाँ का जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो। तो यानी कि जो स्पेशल दूसरा मेरा मानना स्टेटस है स्पेशल कि पैकेज की मांग बिहार अब तक करता रहा है, अब झारखंड की तरफ से भी इसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, उन्हें भी ये स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रदेश को भी तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और वो भी तब जब कोरोना की वजह से कई सारे सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि कितने उस पर ये बजट खरी उतरती है इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे साथ आदित्य खैतान भी जुड़े हुए हैं। आदित्य खैतान जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है, जो सर्वे पेश किया गया, कि फिजिकल स्पेस साफ नजर आ रहा है, 8 से 8.5% का प्रोजेक्शंस किया गया है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं और इसका कितना फायदा बिहार को और बिहार की इंडस्ट्री को नजर आता है? और हमारे साथ इस वक्त संजय कुमार जी जुड़े हैं। मैं संजय कुमार जी से ही जान लेती हूं, जो इस वक्त ये बजट पेश होने वाला है, क्योंकि हर वो सेक्टर, मैं कहूं कि अगर पिछले 2 साल में जिस तरीके से कोरोना के चक्र को लोगों ने देखा है, हर एक सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ा है और इसीलिए उम्मीदें सारे सेक्टर्स की इस बजट से जुड़ी हुई हैं। उम्मीदों के बीच आप कैसे देखते हैं इस बजट को, कि ये बजट कितने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? किस किस सेक्टर्स को सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त बूस्ट करने की? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये जो 2 सेक्टर हैं, ये 2 सेक्टर को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एग्रीकल्चर ने तो थोड़ा संभाला भी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चूंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंजम्पशन उसका है ही नहीं, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो एक तरह से बिल्कुल ठहर गया था। और सर्विस सेक्टर की तो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है कि किस तरह से वो बिहारी श्रमिक जो हैं वो पैदल चल करके लंबी लंबी दूरी से अपने घर लौट गए थे, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में वो काम करते थे, जिन प्रदेशों में वो काम करते थे, वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी और वो अपने गांव की तरफ लौटे थे। ठीक है, बाद में जब थोड़ी स्थिति सामान्य हुई गए, लेकिन फिर जिस तरह से बार बार, अभी तो हम लोग 3rd वेव को झेल ही रहे हैं, तो इस बीच में 2 लोगों की उम्मीदें हैं। एक, जो सर्विस सेक्टर के लोग जो आज बेरोजगार हो गए हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्र के लोग हों या असंगठित क्षेत्र के लोग हों, तो उनकी उम्मीदें हैं कि निश्चित रूप से हमारे लिए इस बजट में थोड़ा प्रोविज़न रखा जाएगा या हमारे प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाया जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ख़ास करके जो अभी MSME की बात कर रही थी, तो उसमें भी उम्मीद ऐसी की जा रही है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा करों में छूट दी जाएगी, या GST को लेकर के भी जो उम्मीदें जता रही हैं, क्योंकि जब तक लोग खरीदेंगे नहीं चीज़ों को, जब तक लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, वो बाजार में चीज़ों को खरीदेंगे नहीं, तब तक गति बढ़ेगी नहीं, गति तेज नहीं होगी। इसलिए 2 क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारे लिए निश्चित रूप से जो वित्त मंत्री हैं वो कुछ अच्छे प्रोविज़न को लेकर के आएंगी, ताकि बाजार जो है वो थोड़ी मजबूती दे सके। और बाजार मजबूती तभी देगी जब लोगों के जेब में पैसे होंगे, जब लोग चीज़ों को खरीदना शुरू करेंगे। और यही तो एक रोटेशन का चक्र है जो चलता ही है, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक साइंस नहीं है, ये बहुत सामान्य चीज़ें हैं कि जब लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, कोरोना काल में हुआ क्या, लोग कहीं ना कहीं से ठहर गए हैं। अगर उनकी आवश्यक चीजें भी अगर खरीदनी है तो लगता है कि कल क्या होगा, बिल्कुल डॉक्टर संजय कुमार, हम इसे इस रूप में भी समझें कि बूस्टर डोज सिर्फ लोगों को ही जरूरत नहीं है, इस अर्थव्यवस्था को भी बूस्टर डोज की जरूरत है। कई सेक्टर्स हैं जिसे बूस्टर डोज की जरूरत है और बहुत तत्काल जरूरत है, इसे इंस्टेंट करने की भी जरूरत है। हमारे साथ रामलाल खैतान जी भी हैं, अध्यक्ष हैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। हमारे सहयोगी शैलेंद्र के साथ उनकी मौजूदगी है और डॉक्टर DN झा अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं शैलेंद्र के पास से जाना चाहूंगी इस वक्त। शैलेंद्र, सबसे पहले तो जरा ये बताइए कि रामलाल खैतान जी से ही पूछे, क्योंकि बिहार इंडस्ट्रीज
हर बार ये कहती रही कि हमारी जो उम्मीदें रही हैं उन उम्मीदों पर ये बजट कभी खरी नहीं उतर पाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जीडीपी जो है उसका साइज हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर जीडीपी का साइज बढ़ रहा है, हम अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हम इसे इस रूप में भी समझें कि क्या प्रोडक्शन बढ़ जाता है और प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से अगर लोगों को राहत मिलती तो फिर ये इन्फ्लेशन रेट क्या दिखा रहा है? जरा एक बार जरूर पूछिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बीआईए के अध्यक्ष रामलाल खेतान हमारे साथ मौजूद हैं। हर बार जब बजट आता है तो आप लोग कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि कुछ मिलेगा, जीडीपी बढ़ाने की बात होती है। इस बार भी बजट आ रहा है, क्या कहेंगे और बिहार को खास तौर पर क्या चाहिए? देखिए, बिहार हमारा सबसे पिछड़ा राज्य है और हर जगह ये सर्वविदित है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। तो जितनी बिहार को इस बजट से उम्मीद है उतने शायद देश के किसी अन्य राज्य को नहीं है। और बिहार हमारा बहुत बड़ा कंज्यूमिंग स्टेट है, उस हिसाब से यहाँ पर उद्योग धंधे भी काफ़ी कम हैं, हमारे लोग बाहर जाके रोजगार करते हैं। तो हमारी उम्मीद तो सबसे बड़ी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या स्पेशल स्टेटस मिले, नहीं तो बिहार हरदम पीछे का पीछे ही रह जाएगा। पीछे से आगे लाने के लिए जब तक कुछ स्पेशल इफर्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी पिछड़ा राज्य आगे नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बिहार के लिए सबसे जरूरी तो स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल स्टेटस, बहुत बड़े अमाउंट की यहाँ आवश्यकता है, तभी बिहार का विकास हो सकता है। और बिना बिहार के विकास हुए हुए इस देश का विकास संभव नहीं प्रतीत होता है। और बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, और इसलिए ये पैकेज बहुत बड़ा होना चाहिए और बिहार को इस बार इस बजट से इसलिए बहुत बड़ी उम्मीदें भी हैं। डॉक्टर डीएन झा हमारे साथ जुड़े हुए अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर डीएन झा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपके तजुर्बे के अनुसार उस तजुर्बे का ही फायदा बिहार के लिए ये बजट कैसा हो सकता है, और ओवरऑल अगर हम इस बजट को देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इससे कितनी उम्मीदें लोगों की पूरी हो सकती है, या एक बार फिर 100 के लेवल पे ही हम इसे देखेंगे? बजट जब पेश किया जाता है, सभी क्षेत्र के लोगों को अलग अलग प्रकार के एस्पिरेशंस होते हैं। सब लोग अपने अपने हित के लिए बजट को देखने का प्रयास करता है, लेकिन एक देश के नागरिक या बिहार के नागरिक होने के नाते मेरी ज़रूर ये अपेक्षा बिहार इस बजट से होगी कि बिहार का विकास कैसे बढ़े। बिहार निरंतर 4-5-7 वर्षों से बिहार का ग्रोथ रेट अधिक रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और फॉर्चुनेटली ये आप देख रही हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें 9.2% का या 9% से अधिक का ग्रोथ रेट का अनुमान है, और आगे भी। और देखिए, इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं संसद, और देखिए ये वो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। आज सबकी आम और खास की सबकी निगाहें टिकी हैं कि ये बजट के स्वरूप में उन्हें ताकत देकर जाता है, क्योंकि अब तक भले उम्मीदों के रूप में बराबर रही हो, किसी सेक्टर्स को जिस तरह का अनुपात रहा हो, जिस तरह की उम्मीद रही हो, उस रूप में बजट को उसने पाया हो, या फिर कुछ कमी भी रह गई हो, लेकिन इस बार हर वो सेक्टर चाहता है कि हमें बूस्टर डोज चाहिए। ये बूस्टर डोज किस रूप में मिलता है? सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि उसे विकास की रफ्तार को भी बनाकर रखना है। कोरोना काल में जिन लोगों के ऊपर असर पड़ा है, उन लोगों की उम्मीदों पर इसे खरा उतरना है। तमाम चीजों के बीच निवेश कैसे बढ़ाया जाए, कितना निवेश और बढ़े और कैसे जुटे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इस निवेश को बढ़ाने को लेकर के चुनौतियां सरकार के सामने, और इन तमाम चुनौतियों के बीच आज ये बजट किस रूप में दिखता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, मैं चूंकि इस बात पर ज्यादा जोर दूंगी कि आम लोगों को आम भाषा में ये समझ में आ सके कि बजट को हम कैसे देखें। हमारे घर का खर्च जो बढ़ गया है, उस खर्च को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमारी जेब भरी रहे, हमारा इनकम बढ़े। ये इनकम टैक्स से जोड़कर सीधे तौर पर लोग, आम पब्लिक, आम जनता, एक मिडिल क्लास वर्ग जो है, जो टैक्स पेयर हैं, कहते हैं कि सरकार में एक बड़ी भूमिका, सरकारें चलती इन टैक्स पेयर के ग्रुप से ही हैं। तो डॉक्टर डीएन झा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या टैक्स स्लैब में कोई राहत मिल सकती है? अपेक्षा तो हमेशा से ये रही है कि हमेशा से जो मिडिल क्लास के हैं या सर्विस क्लास के लोग हैं या दूसरे वर्ग के भी लोग हैं, उनको अपेक्षा रहती है टैक्स के स्लैब में परिवर्तन होने से या टैक्स के रेट में परिवर्तन होने से
आप देखिएगा कि दोनों बातें हो सकती है कि लोगों के जेब में कुछ पैसा, अगर टैक्स में कटौती होगी तो कुछ न कुछ जेब में पैसा लोगों को बढ़ेगा और इससे मांग में बढ़ोतरी होगी। और जैसे ही मांग में बढ़ोतरी होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर हो, उनकी जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट तो खुद ब खुद बढ़ने की स्थिति में है अभी, और पटरी पर आ रही है धीरे धीरे। इसलिए हम उम्मीद करते ज़रूर हैं कि कई कुछ न कुछ परिवर्तन तो बहुत वर्षों से हो रही है ये डिमांड। और टैक्स में कई और बातें थी कि नहीं, टैक्स रेट को बिल्कुल ही अलग तरह से देखा जाए, डायरेक्ट टैक्स में एक बहुत अधिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। उतनी बड़ी तो हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ टैक्स रेट में या स्लैब में थोड़ी बहुत परिवर्तन तो ज़रूर होगी, जिससे लोगों के जेब में पैसा आएगा। हम जो दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं वो है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है बिहार के लिए भी, दूसरे के लिए भी, प्रांतों के लिए भी। ये आप देखिएगा कि जो टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इधर 2-3 वर्षों से आप देखें ऑसिलेट कर रहा, केवल उतना ही 15 से 16% पर। ये बहुत दुखद बात है। आप एक देखें कि चीन का कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर गया, उसमें 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट केवल वियतनाम में गया। हमारे यहाँ छोटी सी मात्रा आई हमारे पास, अब क्यों नहीं आ पा रही, ये बात देखना चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या दोष है, इसमें क्या करने की अपेक्षा है। अपेक्षा इसलिए है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है या 15 से 16% पर ऑसिलेट कर रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये दुखद बात है। और इससे कारण इसका यही है कि मेरे यहाँ जो इनपुट का प्राइसेस है दुनिया के बाकी देशों के इनपुट प्राइसेस से बहुत ही ज़्यादा अधिक है। और इसमें जब तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, जो कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार लगा रही है फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट्स के आधार पर, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने या मेकिंग इंडिया के कंटेक्स्ट में, इसमें आज ज़रूरत ज़रूर है कि इस इंटरमीडिएट के या इनपुट के जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया उसमें इनपुट के प्राइसेस भी उसी प्रकार से बढ़ते गए और इनपुट का यूसेज कॉस्ट इतना बढ़ गया कि हम जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ चाहते थे वो नहीं हो सका। इसलिए बहुत ही बड़ी अपेक्षा ज़रूर है इस बजट से कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बूस्ट दिया जाए। और उसका बिल्कुल, जो तो ये वो सेक्टर है जिसे बूस्टर डोज की जरूरत है। और हालांकि यूं कहें कि बूस्टर डोज की जरूरत सभी को है, हर सेक्टर अपने अपने तरीके से ये आस और उम्मीद लगाकर बैठा है कि हमें इस बार बूस्टर डोज जरूर मिलनी चाहिए ताकि एक बार फिर से उनकी गाड़ी जो है वो तेज दौड़ सके, रेल की पटरी पर उनका विकास जो है वो तेज दौड़े। हालांकि रेलवे के क्षेत्र में हर बार कई तरह की घोषणाएं होती रही हैं और रेलवे में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जो अब तक घोषणाएं हुई और अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस, यात्रियों की सुविधा से लेकर तमाम चीजों पर। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पटना रेलवे स्टेशन से। रजनीश, आम लोगों की मौजूदगी इस स्टेशन पर हर रोज एक बड़ी तादाद में नजर आती है। यात्रा करने वाले यात्री चाहते हैं कि अगर उनसे ज्यादा रकम ली जाती है तो सुविधा भी उस अनुरूप में बढ़ जाए, उसकी साफ सफाई से लेकर टेक्नोलॉजी के स्तर पर हर सुविधा उन्हें हासिल हो। तो क्या अब तक बदला और अभी लोगों की उम्मीदें किस रूप में, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए यार, हर किसी की निगाहें जो है बजट पर टिकी हुई है और पटना जंक्शन पर खासकर जो हर दिन की तरह जो भीड़ भाड़ है वो नज़र आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, जो यात्री हैं, मुसाफिर हैं। हम बात करते हैं, बजट पेश हो रहा है, केंद्रीय बजट, खासकर रेल में क्या उम्मीदें हैं? सर, रेल में हम लोग को ये लग रहा है कि थोड़ा सा फेयर कम हो जाए तो हम लोग, क्योंकि एक जना जहाँ हम लोग एक जना फैमिली का जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कल ही हम लोग चेक किए हैं कि यहाँ से दिल्ली का किराया ही मतलब थर्ड एसी का 1435 रुपये हो गया। अगर हम लोग फैमिली के साथ जाएंगे अब पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए कि हम लोग एसी में या थर्ड एसी में सफ़र करें। हम लोग अब स्लीपर में ही जाना पड़ता है। किराया में चाह रहे हैं कि कुछ छूट मिले? बिल्कुल छूट मिले सर, बिल्कुल, क्योंकि एक हेमा राजवानी। हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे, खासकर रेल में तो बदलाव दिख रहा होगा, और क्या बदलाव होनी चाहिए? सर, रेल में तो बदलाव सिर्फ किराए में बदलाव है, बाकी तो कोई भी चीज़ सुविधाओं को मतलब हनन कर लिया, सुविधाएं तो छीन ली गई है। तो सरकार जो है
जिस तरह से वो रेट बढ़ा रही है उस तरह से सुविधाओं में भी तो बढ़ोतरी किया जाए। जहाँ तक सुविधाएं खींच लिया जा रहा है और किराया बढ़ोतरी किया जा रहा है। बिल्कुल यही आम जनता चाहती है कि भाई अगर हमसे वसूल किए जाते हैं ज्यादा रकम, फेयर बढ़ती जाती है तो उसका सीधा असर उनके बजट पर पड़ता है। देश का बजट भी मजबूत हो, आम लोगों का बजट भी मजबूत हो, सबका विकास साथ हो, यही आम लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं इस वक्त नजर आती हैं। और उन अपेक्षाओं पर यह बजट कितना खरा उतरता है उसके लिए थोड़ा इंतजार। एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है और हम उनसे जानेंगे कि इस बजट के साथ टैक्स स्लैब यानी कि आम टैक्स पेयर जो है उससे लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि थोड़ी, तो बिल्कुल बजट से बड़ी आस है और आस और विश्वास पर कहते हैं कि दुनिया टिकी हुई है। तो क्या इस बार इस बजट से उस आस के साथ बूस्टर डोज मिलने जा रहा है? और तमाम सेक्टर्स से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को हमने रखा है अपने आज इस डिस्कशन में और लाइव पैनल में हमारे साथ ये सभी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं उनका परिचय कराते चलूं आपके साथ। डॉक्टर DN झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के बजट को हम कैसे देखें और क्या सबकी एक्सपेक्टेशंस पर ये खरी उतर सकती है। सरकार के सामने तो कई चुनौतियां और उन चुनौतियों के बीच लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना ये कितना आसान और कितना मुश्किल नजर आता है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ, आलोक फाउंडर बीट्सकार्ट जुड़े हुए हैं, राहुल सम्राट फाउंडर वर्क स्टूडियो को वर्किंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और आदित्य मल्होत्रा एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं झारखंड चैंबर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल सम्राट, मैं आपसे समझना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो आज हर क्षेत्र की जुड़ी हुई है, आप क्या चाहते हैं और अगर इन उम्मीदों के अनुरूप अगर बात की जाए तो कितना आसान उन एक्सपेक्टेशंस पर बजट को आप देख पा रहे हैं? इस बार के बजट से स्टार्टअप्स को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार। जैसे पिछली बार बजट में एंजल टैक्स को लेकर के काफ़ी रेगुलेशन आया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे कि एंजल टैक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस बार हमें उम्मीद है कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बूस्टर डोज देंगे स्टार्टअप को, क्योंकि अगर आप देख रही हो तो इंडिया में आज जो बड़ा जो इनोवेशन हो रहा है Tier 2 Tier 3 टाउन्स में भी, अगर आप पेमेंट रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसमें स्टार्टअप एक लीडर की तरह आगे बढ़ के आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस देश में अगर इनोवेशन को और इंकरेज करना है तो मुझे इनोवेशन रिलेटेड पॉलिसीज़ को लेकर के आगे आना पड़ेगा और स्टार्टअप्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा अपने स्पेंडिंग को इनोवेशन पे खर्च करने के लिए। तो बिल्कुल ये स्टार्टअप, ये जो क्षेत्र है जिससे कि रोजगार सृजित होता है, लोग इससे जुड़ करके खुद तो बूस्टअप होते ही हैं, एक परिवार उससे मजबूत होता है और कहीं ना कहीं वो राज्य और फिर देश की तरक्की में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। सरकार का फोकस भी इस क्षेत्र पर बहुत रहा है, लेकिन कितनी तब्दीली हुई, लोगों के आमदनी में इससे कितनी बढ़ोतरी हुई? क्योंकि कोरोना काल के अगर हम बात करें तो इस कोरोना काल में अगर कोई एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को अपनी ताकत और मजबूती देता रहा तो वो है एग्रीकल्चर का क्षेत्र, किसानी का क्षेत्र जो है, और वो हमेशा से सरकार की प्राथमिकताओं में भी रहा है। डॉक्टर DN झा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसान के बगैर तो बजट की उम्मीद ही नहीं की जा सकती और हर बार जो बजट पेश किया जाता है, सभी सरकारें चाहे जो भी सरकारें रही हो हमेशा से कहती रही हैं कि हमारा फोकस्ड जो पॉइंट है वो हमेशा से किसान होते हैं। और पिछले 2 सालों में अगर हम कोरोना के पीरियड्स को भी देखें तो यही वो सेक्टर्स है जिसने बूस्टर डोज का काम किया, जहां पर लोगों की तरफ से एक तरीके से कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम हुए। तो इस क्षेत्र की उम्मीदों के अनुरूप इस बार का बजट भी क्या सबसे खास होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज भी है, कल भी था और आगे भी यही बना रहेगा। अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना होगा और हमेशा से एग्रीकल्चर सेक्टर ने हरित क्रांति के बाद, खास करके 60s के बाद के उस दशक से भारत के कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी योगदान भूमिका निभाई है। आज भी हम आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्न के मामले में। दूसरे मामलों में ज़रूर दिक्कत है, जैसे तिलहन का हमको आयात करना पड़ता है। लगभग 4% का ग्रोथ पिछले वर्षों भी हमको GDP में हम 4% का ग्रोथ एग्रीकल्चर का हुआ, जो कि सराहनीय है। और हम अपेक्षा करते हैं कि इन क्षेत्रों में
जो दुनिया के दूसरे देशों में जो किसानों को ये कानून वापस हुआ, वो सराहनीय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आज ज़रूरत है किसानों को जो ज़रूरतें हैं समय पर, लेकिन कानून बनना, सुविधा देना और सुविधा प्राप्त होना, उसमें बड़ा ही अंतर है। अभी हम गांव में थे, गांव में देख रहे थे किसान 3-3 दिन से, बिहार के किसान, दूसरे क्षेत्र राज्य का हम नहीं जानते हैं, एक छोटी सी यूरिया के लिए 3-3 दिन लाइन में लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, जिसका दाम 200 कुछ रुपया है, उसको 400, बिल्कुल डॉक्टर डीएन झा, मैं वापस लौटूंगी। एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते चले। बजट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये बैठक चल रही थी कैबिनेट की, ये बैठक कैबिनेट की जो हुई उसमें एक बड़ी मंजूरी बजट को मिली है और थोड़ी ही देर में ये बजट पेश होने वाला है। तकरीबन अब आधे घंटे का वक्त शेष बचा है, जब 11 बजते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। लोगों की उम्मीदों वाला ये बजट हो, ये उम्मीद सभी कर रहे हैं, क्योंकि इस बजट के साथ लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत है। बूस्टर डोज अर्थव्यवस्था को, तमाम ऐसे क्षेत्र को जिस क्षेत्र पर कोरोना की मार पड़ी, और आम और खास सभी चाहते हैं कि इस बजट में वो राहत उन्हें जरूर हासिल हो। हमारे साथ लगातार जो गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है उससे यही हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कितना आसान और कितना टफ होने वाला है ये बजट, जो अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि तकरीबन आधे घंटे बाद पेश होने वाला है। राहुल सम्राट हमारे साथ जुड़े हुए, फाउंडर वर्क स्टूडियो कोवर्किंग से। राहुल, आपकी उम्मीदों की अगर मैं बात करूं तो चूंकि इस बजट को तो हम उम्मीद का बजट ही कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि हर सेक्टर चाहता है कि उसे इस वक्त बूस्टर डोज मिल जाए। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? बेसिकली मेरा जो स्टार्टअप है रियल स्टेट रेंटल इकोनॉमी में है, और कोविड के दौरान काफ़ी मार झेलनी पड़ी है रियल स्टेट सेक्टर को। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये बजट आने वाला है उसमें हमारे सेक्टर के कुछ राहत मिले, टैक्स रिलेटेड भी मिले, और भी पॉलिसी चेंजेस आए ताकि हमें बिजनेस ऑपरेशंस में काफ़ी हेल्प हो। ये हम उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। बिल्कुल। क्या ऐसी ही उम्मीद आलोक को भी है? क्योंकि हमारे साथ आलोक जुड़े हुए हैं फाउंडर बीट्स कार्ड से। आलोक, आप क्या चाहते हैं, कैसा हो ये बजट? देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 2020 से पहले और 2020 तक जो इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनीज की जो संख्या थी वो थी लगभग 37 के आसपास, और कोविड के काल के बाद भी आप 2021 में अगर देखते हैं तो टोटल संख्या सिर्फ कोविड में 44-45 के आसपास की है। यूनिकॉर्न कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यूएशन लमसम 7,500 या 8,000 करोड़ के आसपास का होता है। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप्स में आप देख सकते हैं कि इंडियन जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कोविड काल के दौरान। और सर अभी बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो मैं बिहार का ही एक स्टार्टअप का एग्जांपल दूंगा। देहात करके एक स्टार्टअप है जो अभी यूनिकॉर्न बनने की कगार पे है। इस साल प्रोजेक्टेड स्टार्टअप यूनिकॉर्न में उनका नाम है, और लास्ट ईयर उन्होंने एक बहुत बड़ा फंड रेज किया था। तो एक हिंदुस्तान के युवाओं में ना बहुत अभी उम्मीदें हैं सरकार की तरफ से कि स्टार्टअप्स के दौरान पॉलिसी में कुछ बढ़िया लेके आए, जिससे न सिर्फ स्टार्टअप्स को टैक्सेशन वाइज या फंडिंग वाइज राहत मिले, बल्कि एक इंकरेजमेंट में मिले जहां से लोग प्रोत्साहित हो सके और हर घर में एक स्टार्टअप का सपना जो अभी पल रहा है वो एग्जीक्यूट भी हो सके। बिल्कुल, ये एग्जीक्यूशंस होना ज़रूरी है, और चूंकि ये वो सेक्टर्स हैं जिन पर सरकारों का फोकस रहा है। सरकार चाहती भी है कि लोग स्टार्टअप के जरिए जुड़े, एमएसएमई के जरिए जुड़े, और ऐसे में रोजगार भी सृजित हो और लोगों के पास खुद की उनकी आर्थिक स्थिति सबल और मजबूत होती नजर आए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी, लेकिन क्या जब इतनी चारों तरफ से सभी को सिर्फ उम्मीदें ही हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो नहीं चाहता है कि उसे इस वक्त सरकार के साथ और विश्वास के साथ साथ उस बूस्टर डोज की जरूरत है? आसान होगा इस बजट को जब निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद जब रखेंगी, तकरीबन 20 मिनट का वक्त ही शेष बचा है, कितना आसान नजर आता है, या फिर कितनी चुनौतियां अभी इस वक्त आपको दिख रही हैं? नहीं, दोनों है, चुनौतियां भी हैं, और सरकार अगर चाहेगी, इच्छा शक्ति होगी तो चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। अब 2020-21 में अगर आप देखेंगे तो उस समय तो जो फिस्कल डेफिसिट था वो काफ़ी नीचे चला गया था।
लेकिन इस बार 21-22 में राजस्व में तो, सरकारी राजस्व में तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कल राष्ट्रपति जी ने भी जो बताया कि कितना जीएसटी से हमारा कलेक्शन बढ़ा है, पर मंथ का हमारी जो आय है वो कितनी बढ़ी है। तो अगर आमदनी बढ़ी है और ये जो लोग हैं इस देश के या इस राज्य के जो लोग हैं, तो ये उम्मीद तो सरकार से ही न करेंगे कि हम जहां खड़े हैं या चीज़ें हमसे छूटी है या हम पिछड़ गए हैं तो हमारी मदद तो होनी चाहिए। देखिए 3 सेक्टर में इस कोरोना के पैंडेमिक में भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वर्चुअली इसी ने संभाला। यहाँ के जो मेरुदंड था, स्पाइनल कॉर्ड था, उसको आर्थिक मेरुदंड को तो ये किसान संभाले। अब किसान अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमको जिस समय बुआई का सीजन है, जिस समय रबी का सीजन है, उस समय अगर हमें फर्टिलाइजर मिल जाए ताकि हमारी थोड़ी फसलें का उत्पादन बढ़ जाए, तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वो थोड़ा लिबरल उनको होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से किसान क्या हो, जो इतने सालों तक लगातार किसान धरने पर बैठे रहे, लेकिन डॉक्टर संजय दुखद तो यही है, डॉक्टर संजय दुखद तो ये है कि हम किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर प्रैक्टिकली अगर देखें तो किसान तो कतारों में खड़े होकर सुबह 3 बजे से कतारों में खड़े हो जाते हैं, यूरिया उन्हें मिलती नहीं है। मौसम निकल जाता है फसलों की बुआई का, कटाई का, छटाई का, लेकिन उनके खेतों में अगर यूरिया नहीं पड़ता है, उन्हें बीज नहीं मिलता है, गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता नहीं होती है, तो वो किसान तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। जिसे मदद की जरूरत है, जो आपको बूस्ट कर रहा है, उसे बूस्ट कौन करेगा, ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल नहीं है इस वक्त? बिल्कुल बड़ा सवाल है। किसान की तो 2 ही तो बात वो कहते हैं कि हमें फसल की मूल्य मिल जाए। अब जो एमएसपी जो है, अगर इन्होंने निर्धारित किया, तो आप एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि मक्के का जो इन्होंने एमएसपी तय किया, यही जो पूर्णिया से लेकर के कटिहार का वो जो इलाका है जो मक्का का उत्पादन करता है, वहां के किसान 700-800 रुपया लेकर के मक्का मंडियों में घूम रहे थे, कोई उनको खरीदने वाला नहीं था। तो सरकार को तो उनकी एक पॉलिसी बनानी होगी कि जो इन्वेस्टमेंट है किसानों का, और जब वो फसल उत्पादन कर करके जब वो बाजार में खड़े होते हैं तो उनको मिलता क्या है। तो अगर आप फसल का मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, अगर किसानों को जो बेसिक नीड है जिसकी चर्चा आप भी कर रही हैं कि अगर उनको समय पर फर्टिलाइजर चाहिए, समय पर बीज चाहिए, समय पर इरिगेशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए, ठीक है आपने 6-6 हज़ार रुपया दिया है 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को, लेकिन क्या वो 6 हज़ार रुपया से उन किसानों की जरूरतें पूरी हो जाएगी? हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इस बार सरकार जो है वो किसानों को लेकर के कुछ जरूर लेकर के ऐसा आएगी जिसे किसानों को लगेगा कि सरकार हमारे लिए भी सोचती है। और उसके पीछे एक और भी कारण है कि जो 5 राज्यों का जो चुनाव है, ये चुनाव भी इस बजट डॉक्टर संजय इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या इस बार का बजट जो है वो चुनावी बजट भी हमें नजर आएगा। हालांकि अब इन तमाम सवालों के जवाब कुछ ही वक्त में मिल जाने वाले हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, तमाम बड़ा एक गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है जिनसे हम चर्चा करते रहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस क्या क्या, और उन एक्सपेक्टेशंस पर जब अब से थोड़ी देर बाद ये बजट पेश भी होगा तो पूछेंगे कि कितना खरा उतरा, कितनी उम्मीदों पर इस बजट ने मरहम लगाया है, घाव को भरने की कोशिश की है। लेकिन सिर्फ आम और खास की बात नहीं, पार्टियों की भी बात करेंगे, बिहार की खास तौर से बात करेंगे, क्योंकि बिहार को जब इससे उम्मीदें हैं उसमें पार्टियों की उम्मीदें क्या कहती हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद जेडीयू ने इस बजट से लगा रखी है। जेडीयू नेता पिछले कई महीनों से बिहार को विशेष दर्जा देने की मुहिम चला रहे हैं। आज उन्हें इस बात की उम्मीद है कि पीएम मोदी उनकी जरूर सुनेंगे। बिहार जैसा प्रक्षेत्र जिसको अंतर्राष्ट्रीय नदियों का कहर झेलना पड़ता है, राष्ट्रीय औसत विकास दर में हमारा कायम है, तमाम प्राकृतिक झंझावात झेलते हुए, तो मानव विकास सूचकांक हमारे लिए एक चुनौती है। जनसंख्या का घनत्व मेरा बड़ा है और हमारी पात्रता है, हमने काम करके इस बिहार में दिखाया है। तो हमारी उम्मीद है आज कि जो केंद्रीय करों में हमारी हिस्सेदारी लगातार घट रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी घटना ये चिंता का विषय है, और इसीलिए चाहते हैं कि इस बार के बजट में बिहार पर विशेष रूप से प्रधानमंत्री जो है वो नजर रखते। इस बार ये बजट क्या उस उम्मीद पर खरी उतरती है, ये भी सवाल बना हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट अब से कुछ ही देर में पेश करने वाली हैं। कोविड महामारी के बाद
देश का ये दूसरा बजट, आम बजट से समाज के विभिन्न वर्गों को अलग अलग उम्मीदें हैं। युवा वर्ग को भी रोजगार के लिए नए अवसर की आस है, तो युवाओं का कहना है कि उन्हें परीक्षा देने के लिए काफी लंबा समय तक अड़ना पड़ता है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। किसी भी देश का विकास उस देश के युवाओं पर निर्भर करता है। ऐसे में कुछ ही देर में बजट पेश होने वाला है। युवाओं की क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर के, इसे जानते हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए, आप कर क्या रही हैं? अभी मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, सेंट जेवियर कॉलेज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। कैसे देखती हैं बजट को आप? बजट अभी कोरोना के चलते बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है, स्पेशली जीडीपी ग्रोथ इंडिया का बहुत कम हो गया है एंड स्कूल कॉलेजेस के कारण ग्रोथ और फंडिंग में प्रॉब्लम हुआ है, पर कैपिटा इनकम कम हुआ है एंड बहुत से लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं, जिसके कारण अपना इनकम जो है बहुत ही लॉस में गया है। तो उसको रिकवर करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयड होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद फिर स्कूल कॉलेजेस रीओपन होगा, जिसके कारण फंडिंग स्टार्ट होगा। तो इस साल का बजट मेनली थोड़ा सा देश को ध्यान में रख के, इनकम को ध्यान में रख के होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम। आपको क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से, महिला होने के नाते? बिल्कुल, ये अभी कोविड की वजह से अभी बजट में हम उतनी बातें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी एक महिला होने के नाते मैं ये बोलना चाहूंगी कि जॉब को लेकर, जैसे कि रेलवे में ना बॉयज लोग को सब जगह जॉब है, ईस्टर्न रेलवे हो गया, वेस्टर्न रेलवे, बट वुमेन्स का ना सारे रेलवेज में अभी जॉब है नहीं। तो मेरे बजट को लेकर ये बोलना है कि जैसे मेंस लोग का है वैसे ही वुमेन्स का भी सारे रेलवे में जॉब होना चाहिए, मेरा ये है सोच। निर्मला सीतारमण जी वो खुद भी एक महिला है, तो उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जी। खैर, आप लोगों की क्या उम्मीद है इस बार के बजट से? युवा दिख रहे हैं, युवाओं से राष्ट्र का निर्माण है, क्या सोच है युवाओं की? सरकार से यही अपील है कि हम लोग पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है, उसको अपना लिमिट में रखें। सफ़र करने में दिक्कत आ जाती है, कभी बस से जाते हैं तो उसमें भी ज़्यादा ही जैसे लगता। कोविड में हेल्थ का बजट और घट गया था, वो चाहेंगे हम लोग कि हेल्थ का बजट थोड़ा बढ़े, क्योंकि कोरोना है और प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है, फिर कौन सा फ्लू आ जाए या आ जाए। और एजुकेशन का बजट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि दो बेसिक पिलर है, हेल्थ और एजुकेशन। ये अगर हमारे देश का सही नहीं होगा तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा हम लोग को। और अब हम लोग को ग्रोथ, वी शेप ग्रोथ चाहिए इकोनॉमिक। अब जो डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है उसको हम लोग को बदलना होगा, इसके लिए हम लोग को सरकार कुछ करे, अच्छा रहेगा। आप क्या कह रहे थे? मेरा बोलना था जैसे पेट्रोल वोट्रोल का जो दाम बढ़ा, सरकार ये पैसा कहाँ यूटिलाइज की, क्या की? ठीक है, कहीं अच्छी जगह यूज करती या उसको घटाए, उसको तो घटा ही नहीं, कुछ ऐसा कैसा ही सेम रेट रह गया सारे चीज का। थोड़ा सा बजट को देखते हुए सरकार को कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में, युवाओं के बारे में। तो परीक्षा वगैरह भी देने जाते हैं, तो उसमें क्या कुछ रहता है, क्या उम्मीदें होती हैं? कोई भी चाहता है कि हमें अच्छी खासी जॉब मिले, अच्छी वैकेंसी मिले, बहुत तरह की बातें है मैम। जी। खैर, कुछ और भी युवा हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। बजट आ रहा है, बोलने को तैयार नहीं है कुछ युवा हैं यहाँ पे। खैर, हमें यहाँ पे काफी मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है और एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि सबसे ज्यादा जो है चरमराई जो व्यवस्था है हमारे देश में वो एजुकेशन की है, हेल्थ की है। तो एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन का बजट जो है उसे बढ़ाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। तो बिल्कुल युवा चाहते हैं कि रोजगार सृजित हो, उन्हें रोजगार मिले। कई लोगों की इस कोरोना के काल में नौकरियां गईं, तो वैसे में इन लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती रोजगार से जुड़ने की भी, परिवार को चलाने की भी है। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली जब आप बात परिवार की करते हैं, समाज की करते हैं, तो महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वो महिलाएं जो घर का बजट संभालती हैं, वो इस बजट को कैसे देख रही हैं? और जब खुद वित्त मंत्री एक महिला हैं तो महिलाओं की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अब से कुछ ही वक्त बाद, तकरीबन 13 मिनट का वक्त शेष बचा है जब ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और ऐसे में महिलाओं की आम बजट से उम्मीदें क्या हैं, वो क्या चाहती हैं, और इसीलिए हमने उन महिलाओं से उनकी उम्मीदों के बारे में जानने की कोशिश की। क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। बजट का एक खास असर महिलाओं के किचन पर पड़ता है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। गृहिणियों को क्या उम्मीदें हैं इस बार इस बजट से, इसे लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप हमें बताइए कि क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से, क्या लगता है सरकार क्या करने वाली है? जैसे कि हम लोग का अभी
बजट के हिसाब से गैस है, बाजार जाते हैं या तो फिर हम लोग का ये सब अभी नहीं हो पा रहा है। हाँ, सब्जी दाल राशन, तो हम लोग के बजट के हिसाब से अभी गैस का भी काफी दाम बढ़ा हुआ है अभी, और सब्जी भी लेने जाते हैं तो हम लोग के बजट के हिसाब से ज्यादा ही है। पहले के मुकाबले कितना ज्यादा हो? पहले के मुकाबले से 2 गुना से भी ज्यादा ही है, हम लोग के हिसाब से ज्यादा है। हाँ, क्योंकि हम लोग का उतना बजट नहीं हो पाता है और अभी तो बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोग का जितना है नहीं उतना ज्यादा है, तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी, तो इसलिए थोड़ा बजट होना चाहिए। इस पर सरकार को गौर करने की जरूरत है, मतलब महंगाई पर लगाम लगाने की जरूरत है। आप क्या कहेंगी मैम? इस बार जो है बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें लगाई? बिल्कुल, जहां तक उम्मीदों का प्रश्न है तो ये इनकम ग्रुप से इर्रिस्पेक्टिव सभी की उम्मीदें वही हैं कि महंगाई घटनी ही चाहिए। जैसे स्पेशली कुकिंग गैस, और हालांकि वो डायरेक्टली किचन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि शायद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाने के कारण ही फूड जो ग्रेन्स हैं या दाल है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनके दाम शायद बढ़ रहे हैं। बट डेफिनेटली ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें गैस और तेल दोनों चीज़ आते हैं, प्लस एडिबल ऑयल्स जो कि शायद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं हैं, उनके दाम पर भी कंट्रोल होना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग के देश में इनकम डिस्पैरिटी बहुत हाई है, तो सभी को देखते हुए ही इन सब रोजमर्रा की वस्तुओं का नियंत्रण और निर्धारण होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बजट बढ़ाना चाहिए। तो खैर काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया, और हर जगह हम जा रहे हैं तो लोगों का यही रिएक्शन है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के इस बार जो है दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है किसी भी समाज का, तो इसे लेकर के बजट में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। तो बिल्कुल हर वो क्षेत्र, और खासकर महिलाओं की बात करें तो ये कहती हैं कि घर में आकर अगर बजट बिगड़ जाता है तो आप समझिए कि उसका असर कहां और किस रूप में नजर आता है। इसलिए उम्मीदें सबकी बनी हुई हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल और आदित्य मल्होत्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि सिर्फ अब सेक्टर्स पर फोकस करने से काम नहीं चलेगा, हमें इस बूस्टर डोज को हम इस रूप में देखें कि एक आर्थिक पैकेज की जरूरत है। अगर आर्थिक पैकेज नहीं तो फिर वो 2 काम कौन से होने चाहिए जिस रूप में ये राहत आपको मिले तो मजबूती बनी रहेगी? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो अभी जारी किया गया कल, उसमें झारखंड में 2022 पूरे इंडिया में 2022-23 में 8 से 8.5% का ग्रोथ का अनुमान है। देखिए, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये पूरे संपूर्ण देश में सब जगह ये विकास की दौर चले। मैं तो ये बोलूँगा कि झारखंड जो प्रदेश है, जो हमेशा से निग्लेक्ट किया गया, आज 40% जो हमारी जो खनिज जो है हमारी संपदा, वो झारखंड में है। और हमारे प्रदेश से जो खनिज है वो बाकी राज्यों में जाता है और वहाँ से वो फिनिश प्रोडक्ट्स के रूप में बनता है। मेरा ये मानना है कि हमारे झारखंड प्रदेश में ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का जाल लगाया जाए, और यहाँ साथ ही साथ यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट की जो है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। और ये जो एम्बिशियस टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मुझे लगता है कि ये तभी पूरा होगा जब जैसे जिन राज्यों में विकास नहीं हुआ और वहाँ पर इस तरह की अगर जो बूस्टर पैकेजेस देते हैं, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को एक प्रोत्साहन देते हैं। क्योंकि देखिए यह मिनरल्स यहाँ पर देखिए कोल, आयरन, बॉक्साइट, कॉपर और यूरेनियम भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इस प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। और तो अभी तक इसकी उपेक्षा की गई है, ये उपेक्षा ना हो, समान रूप से बहुत एक बैलेंस्ड बजट सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो, ये उम्मीद सभी चाहते हैं। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने बजट को लेकर कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, जिस पर लगातार सभी पार्टियां फोकस कर रही हैं। सुनते हैं। और बिहार के लोग केंद्र सरकार की ओर, भारत सरकार की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को विशेष सहायता मिले, ताकि बिहार और तेजी से आगे बढ़े। तो बिल्कुल बिहार तेजी से आगे बढ़े और ये बहुत जरूरी है कि उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पार्टियों के साथ आम लोग भी ये चाहते हैं कि किसी भी रूप में फायदा बिहार के लोगों को जरूर पहुंचे, बिहार को इसकी जरूरत है। एक छोटा सा अंतराल फौरन हो रहे हैं, वापस बने रहिए हमारे साथ।